આઉટલુક 22માં આજે આપણી સાથે જોડાયા છે સુંદરમ म्यूचुअल फंडના मैनेजिंग डायरेक्टर અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो अभी हम मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आगे जाते हुए आपको कैसा ट्रेंड लग रहा है? देखिए, मार्केट का ट्रेंड वॉलेटाइल लग रहा है क्योंकि दो तीन चीजें जो अनसर्टन है मार्केट के अंदर। एक चीज है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट ज्यादातर एडवांस कंट्रीज में, इंडिया में उतना फिक्र नहीं है, मगर ज्यादातर वर्ल्ड के जो ग्रोथ के ऊपर क्या ओमिक्रॉन का कुछ असर हो सकता है, वो एक चीज है। सेकंड, इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के बावजूद उधर डिमांड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोनों तरफ से, यानी सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अभी डिमांड सा भी बढ़ने लगा। तो क्या फेड के ऊपर थोड़ा चिंता है कि क्या वो अपना टेपरिंग या इंटरेस्ट रेट का प्रोग्राम एडवांस करेगी, वो दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, डोमेस्टिकली अभी ध्यान बजट के ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, और इलेक्शंस जो है यूपी और पंजाब, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, क्योंकि हालात में फार्मर का एजिटेशन भी हुआ था, क्या उसके ऊपर बीजेपी के ऊपर कुछ असर आएगा, इसका अनसर्टनिटी है। तो माहौल एक थोड़ा अनसर्टन है। तो इस तरफ आने वाले डायरेक्शन, अभी अर्निंग सीजन पे भी ध्यान होगा कि कैसे थर्ड क्वार्टर का इम्पैक्ट जो था सेकेंड वेव के बाद, फिर ओमिक्रॉन का क्या कुछ उसका असर दिख रहा है अर्निंग्स के ऊपर। और फाइनली मैं कहूंगा कि हर अर्निंग सीजन के जो ये होंगे ना, प्रेजेंटेशंस होंगे, वहां पे जो कंपनी के मैनेजमेंट क्या कह रही है अगले साल के बारे में, क्योंकि मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है, अगले साल की अर्निंग्स डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। तो मार्केट में अगर कंपनियों अगले साल का भविष्य अच्छा बताते हैं तो मार्केट को एक जोर मिलेगी। तो ये भी सब चीज अभी माहौल में है, तो सबको देख एंड वेट एंड वॉच करने का स्थिति मैं कहूंगा आज। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर जैसे आपने अर्निंग सीजन मेंशन किया है, अर्निंग सीजन में आपके कौन से सेक्टर से आपको बहुत सारी अपेक्षा है, कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अपेक्षा ये है कि दो चीज में मैं कहूंगा कि एक तरफ कंज्यूमर स्टोरी में, क्योंकि बहुत दिन से कंज्यूमर के वैल्यूएशन बढ़ गए, क्योंकि कहते थे कि एक पेंटअप डिमांड आएगा और नंबर्स बढ़ेंगे ऑटो के तरफ या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ या एफएमसीजी की तरफ। वो थोड़ा अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। शायद इस क्वार्टर में हम देखेंगे कि क्या आउटलुक है और उनका एक डिमांड प्रोजेक्शन अगले क्वार्टर के लिए, क्योंकि अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है बहुत महत्वपूर्ण है कंजम्पशन के लिए, क्योंकि समर का टाइम है। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, ऐसी थोड़ी हाई वैल्यू चीज का डिमांड बढ़ेगा। तो आउटलुक पे ऊपर ध्यान, तो कंजम्पशन पे ऊपर एक बड़ा ध्यान होगा मेरा। सेकंड इज बैंकिंग के अंदर भी कैसे अपने जो एनपीए के नंबर्स कैसे आते हैं, प्रोविजनिंग एडिक्वेट है कि नहीं। अब तक तो खबर ठीक है, मगर ये क्वार्टर के नंबर जब आएंगे आपको बैंकिंग के नंबर्स में देखने के लिए भी एक आवश्यकता बनती है कि क्या ट्रेंड अच्छा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। तो ये दो सेक्टर के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। जब तक जितना बिजनेस अपडेट आया है अभी तक बैंक्स का, तो वो तो काफ़ी एनकरेजिंग रहा है। लेकिन देखते हैं कि नंबर्स में कैसा हम उसका कन्वर्जन देख रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। सुनील जी, दूसरा जो मैं पूछना चाहूँगी वो है कि अभी 2022 में, क्योंकि न्यू ईयर बिगिन हो गया है, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे, कहाँ कौन से थीम्स चलेंगे आगे जाके? देखिए, इस साल के लिए मेरे को आईटी एक अच्छा परफॉर्मर होगा, क्योंकि माहौल इंटरनेशनली आईटी की ओर बहुत जबरदस्त स्ट्रांग बढ़ा है। और आईटी कंपनीज की हायरिंग, कैंपस में से जो सैलरीज दे रहे हैं आईटी ग्रेजुएट्स के लिए आईटी कंपनियां, उससे कहती है कि उनके भविष्य बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। तो इस साल उनके नंबर्स मार्केट एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करेगी, कंसेंसस एस्टिमेट से बेहतर आएगी। तो नेचुरली आईटी को मेरे को एक स्ट्रांग सपोर्ट लाइन दिख रहा है, वो एक नंबर है। सेकेंड, मैं कहूंगा कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर भी, मैंने कहा कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स देखने की जरूरत है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि अभी इकोनॉमी धीरे धीरे सुधार की मोड में आई है, तो विदाउट बैंकिंग सपोर्ट इकोनॉमी की रिकवरी नहीं हो सकती है। तो बैंक में जब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा, जब लेंडिंग बढ़ेगी, तो बैंक्स के लिए अभी जो जितना सस्ता पैसा बैंक्स ने उठाया है आरबीआई के थ्रू, इंटरनेशनल ऑफरिंग्स के थ्रू, ईसीबी के थ्रू, तो उनके लिए अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं,
और न्यू लोन्स को अच्छी प्राइसिंग मिलती है तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ सकता है। तो मेरे लिए बैंकिंग अभी भी एक गुड पिक है, ये क्वार्टर के नंबर को छोड़ के। इनफैक्ट मैं बाय ऑन डिप्स कहूंगा बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के लिए, वो भी मेरे को आज इस साल के लिए जबरदस्त एक सेक्टर लग रही है। और धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मैं देख रहा हूँ कि आईटी सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, वहां पे एक बूस्ट मिलेगा। शायद एक दो हफ्ते क्वार्टर्स के लिए थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि बजट की एंटिसिपेशन है कितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेट करती है। अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया समझिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्लिकल सेक्टर भी दौड़ सकता है इस साल। तो ऐसी अपेक्षा तो रख ही रहे हैं क्योंकि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में बहुत मान रही है, तो ऐसा ही स्पेंडिंग वाला, एक्सपेंडिचर वाला ही हमको बजट देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा जो अपने मार्केट को अफेक्ट करता है वो ग्लोबल मार्केट्स भी अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का आप क्या आउटलुक देख रहे हैं और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी जैसे टेपरिंग शुरू होगा और 3 तो उन्होंने कहा ही है लेकिन 4 भी हो सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का उनको बड़ा एक बैटल जीतना है। आप कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में यूएस इकोनॉमी की रिकवरी लिक्विडिटी के लिए नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी चल रही हो तो वहां के इन्वेस्टर बाहर रिटर्न ढूंढने के बगैर अपने ही देश में निवेश करेंगे, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है और करेंसी रिस्क भी नहीं होता है। तो लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा असर पड़ सकता है अगर यूएस इकोनॉमी की रिकवरी आ सकती है जल्दी। तो रेट हाइक भी और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि फिक्स्ड इनकम सेगमेंट में भी उनको अपने ही देश में निवेश करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा लिक्विडिटी का रिवर्स फ्लो हो सकता है अगर इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी एडवांस्ड कंट्रीज के वापस ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में आ गए तो मगर ये जो खबर आती है तो लॉन्ग टर्म में इंडियन एक्सपोर्ट स्टोरी, इमर्जिंग मार्केट की एक्सपोर्ट स्टोरी के लिए ये बेहतर खबर है, क्योंकि ओनली अगर यूएस इकोनॉमी रिकवरी पे जल्दी आती है तो इंडिया जैसे सप्लाई रिच कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास लेबर सप्लाई बहुत बढ़िया है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, तो वेजेस भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, हमारे एक्सपोर्ट सेगमेंट के लिए एक मजबूत यूएस रिकवरी बहुत जरूरी है। तो लॉन्गर टर्म इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं कहूंगा कि जितने तेजी से अमेरिकन इकोनॉमी वापसी ग्रोथ में आती है तो भले ही इंटरेस्ट रेट बढ़े, भले ही इन्फ्लेशन बढ़े, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म में थोड़ा इंपैक्ट होगा, मगर लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ और कंपनीज के ईपीएस ग्रोथ के लिए ये अच्छी खबर होगी। तो मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी थोड़ा बाहर जाए तो भी अच्छा है, मगर मेरे को लॉन्ग टर्म भविष्य इंडियन इकोनॉमी की मजबूत देखने की जरूरत है। तो मैं समझूंगा कि इस साल वो एक डिसाइसिव साल होगा कि कितनी जल्दी यूएस इकोनॉमी ग्रोथ की वापसी दिखाती है। एट द सेम टाइम लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा मेरे को डर कम है, क्योंकि जापान और ईसीबी जो कि करीबन आधा लिक्विडिटी वर्ल्ड में पंप करते हैं, वहां पे अभी सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट रेजिम और टेपरिंग जारी है। तो खाली यूएस में आप देख रहे हैं कि टेपरिंग का रिवर्सल हो रहा है, मगर यूरोप और जापान में दोनों में वो अपना सॉफ्ट रेट प्रोग्राम को जारी रखे, तो लिक्विडिटी वहां से हमारे मार्केट में जरूर आके सपोर्ट दे सकती है। एब्सोल्युटली। और जो आपने कहा कि अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, वो हम देख रहे हैं अभी के नंबर्स में भी, हम देख रहे हैं कि अच्छे एक्सपोर्ट्स के नंबर आ रहे हैं और आगे जाके भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सिचुएशन सेम रहा तो। हम आगे भी ज़्यादा बात करेंगे। सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन આપણે લઈશું એક બ્રેક અને બ્રેક પછી પાછા ફરીશું। જોડાયેલા રહેજો। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टीजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
This is CNBC Bajar Newsroom, powered by Ebix Cash. છેલ્લી ઘણી બધી રાતોથી મંજુલિકા સારી રીતે સૂઈ નહોતી શકતી. કંઈક તો હતું જે એને જગાડી જગાડીને કહી રહ્યું હતું, મંજુલિકા, તારી પાસે સમય ઓછો છે, કંઈક કર. તો શું કર્યું એણે? બોબ વર્લ્ડ ખોલ્યું અને તરત જ પર્સનલ લોન લીધી. નિકિતાના લગ્ન માટે ડિઝાઇનર ઘાઘરા ચોલી લેવા હતા ને. બાકી રહી ભૂતની વાત, ભૂતથી ડરેવી નથી એ. A bank that lives in your world. Bob World from Bank of Baroda. This is Network 18. And you are watching CNBC Bajar, powered by Ebix Cash. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મેનેजिंग डायरेक्टर અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साथ. सुनील जी, जो गवर्नमेंट ने हमने देखा है कि बहुत सारे क्षेत्र में पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो नज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर को ये स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे जाके? पीएलआई स्कीम में जो इंसेंटिव दे रही है वो एक चाइना +1 स्ट्रेटेजी के अंदर है, मैं कहूँगा. यानी कोविड के कारण चाइना की डेमोग्राफिक नेगेटिव के कारण उनकी जो एज प्रोफाइल है धीरे धीरे बढ़ रही है. यानी उनकी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत उम्र ज्यादा बढ़ रहा है, तो कॉस्ट भी बढ़ गया है और एबिलिटी टू वर्क भी कम हो गया है. तो ये लेबर सप्लाई का जो चाइना का इतने साल से एडवांटेज था, उसको हम अभी हासिल करना चाह रहे हैं इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर. सो नेचुरली लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स, क्योंकि इंडिया में हाईली क्वालिफाइड, इंग्लिश स्पीकिंग, टेक्निकली वेल क्वालिफाइड, चाहे वो फार्मा क्षेत्र में हो या आईटी सेक्टर में हो या जनरल इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, रिसर्च R&D में हो, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की जो बहुत बढ़िया हमारे पास एक ब्रॉड बेस्ड साइंटिफिक एजुकेशन का प्रोग्राम है, वही इस्तेमाल होगा इसके अंदर. तो मैं कहूंगा कि लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि चाइना का पर कैपिटा इनकम $10,000 के करीब है, हमारा $2,000, यानी 5 गुना लोअर इनकम है. तो वेजेस भी करीबन 3 से 3.5 गुना चीपर है इंडिया में. तो गवर्नमेंट का भी यही कोशिश होगी कि पीएलआई स्कीम के थ्रू लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स को इंडिया का लेबर एडवांटेज का उसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करने की जरूरत. तो कहां पे लेबर क्यों, और सेकंड चीज क्यों ये पीएलआई स्कीम लेबर ओरिएंटेड हो सकती है, क्योंकि अगले इलेक्शन 2024 में और इस साल के 2 असेंबली इलेक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा री इलेक्शन के लिए. सो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होगी गवर्नमेंट की ओर से. सो पीएलआई स्कीम्स के अंदर जहां भी लेबर ज्यादा इस्तेमाल होता है एक री एक्सपोर्ट करने के लिए, वही मैं कहूंगा कि एक फंडामेंटल 1. सेकेंड इज जहां पे चाइना ने इतने साल से एक कमांडिंग स्टेज रखा था, कौन सा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में. इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजों में बहुत चाइना का ये रहा है, होल्ड रहा है. तो उसको छीनने की कोशिश हम करेंगे, तो उसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा पीएलआई के थ्रू. सेकंड, ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटो में क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स में बहुत एक बढ़िया एक मौका है हमारे पास, तो वो एक सेकंड चीज. थर्ड इज केमिकल इंडस्ट्री. वो चाइना में क्या हो रहा है कि वहां पे एनवायरमेंटल रीजंस के कारण बहुत से उनके रिवर्स में पोल्यूशन बढ़ गया, तो उनके ऊपर एनवायरमेंटल टाइटनिंग जो हो रहा है, तो उधर केमिकल इंडस्ट्रीज और फार्मा इंटरमीडिएरीज ये उधर कम हो रहे हैं और फैक्ट्रीज भी बंद हो रहे हैं. तो उसका हमारे लिए एडवांटेज उठाना बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. तो मैं समझूंगा कि केमिकल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल्स और एपीआई इंटरमीडिएट्स इन फार्मा सेगमेंट, वहां पे भी बहुत बड़ा मौका मैं देख रहा हूं. मगर ओवरऑल ये सेगमेंटल मौका, पहले मौका कहां पे आएगा पता है, क्योंकि ये सब फैक्ट्रीज को लगाने के लिए आपको पहला इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की जरूरत है. फैक्ट्रीज लगाने में आपको सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू वो भी एक बूस्ट, पहले इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्ट वहां से ही आएगी कि ये कारखाने लगाने में जितना बहुत हमारी जो डोमेस्टिक रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, उन सब इंडस्ट्रीज में हम छलांग देखेंगे.
सही कहा आपने, क्योंकि पहले इकोसिस्टम अगर जो बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आगे इसको पुश ज़रूर मिल सकता है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब ઇનસાઇટ્સ દેने के लिए और શેર करने के लिए। અને સાથે જ અહીંયા એક બ્રેક લેવાનો સમય પણ થઈ ગયો છે, તો એક ક્વિક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.